Hello students, welcome to our YouTube channel Economics Genius. In this channel we will study the economics of class 11th, 12th and graduation. Apart from this we will also cover the economic portion of a competitive exam like RBI Grade B, SSC and many more. Firstly we'll start from the economics of class 12th. As you know, the syllabus of class 12th is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. And we will start from the macroeconomics from the chapter national income. National income के चैप्टर को चूज करने का रीजन ये है कि इससे एग्जाम में 2 और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा से आते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जो है नेशनल इनकम, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय भी कहते हैं. ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नेशनल इनकम को हम NNP एट FC से भी डिनोट करते हैं. ये NNP एट FC नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट्स है. एग्रीगेट्स के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी. बस अभी आप ये याद रखना कि नेशनल इनकम बोले या राष्ट्रीय आय, दोनों को हम NNP एट FC से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब बात ये आती है कि नेशनल इनकम क्या है. जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो है वो लिखी है. ठीक है, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है. लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि नेशनल इनकम बेसिकली है क्या, है ना. एक आसान शब्दों में अगर बोले तो नेशनल इनकम क्या है. आप कई बार सुनते होंगे ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, GDP का, नेशनल इनकम का. तो ये वर्ड्स हैं क्या, क्यों हम बार बार इनकी बात करते हैं, क्या पता चलता है नेशनल इनकम से या GDP से हमें क्या पता चलता है. तो आप ऐसे समझिए कि किसी भी इकोनॉमी की जो हेल्थ होती है, ठीक है, वो GDP या नेशनल इनकम से पता चलती है. ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है इकोनॉमी का. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे हाउ बिग इज योर इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है, ठीक है, वो कितनी हेल्दी और वेल्दी है, तो कैसे आप पता लगाएंगे. दो कंट्रीज का अगर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर कंपैरिजन करना है तो आप किस बेसिस में करोगे. सो वहां नेशनल इनकम की जरूरत पड़ती है. वहां नेशनल इनकम के बेसिस में या GDP के बेसिस में हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है, तो जिसका GDP ज्यादा होगा, नेशनल इनकम ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है वो कंट्री आपकी अच्छा ग्रो कर रही होगी. ठीक है, और अगर GDP अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है, नेशनल इनकम अच्छी है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर अच्छे तरीके से हो रहा है. ठीक है, पर्सनल इनकम भी यहीं से निकलती है. पर्सनल इनकम को हम आगे समझेंगे. मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि नेशनल इनकम से ही हम पर्सनल इनकम को निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं. तो हर इंडिविजुअल की इनकम को निकालने के लिए भी नेशनल इनकम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो नेशनल इनकम अगर अच्छी है तो कंट्री की प्रोग्रेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में पता चलता है. ठीक है, डेफिनेशन से समझते हैं. ठीक है, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है यहाँ पे, फाइनल गुड्स. ठीक है, प्रोड्यूस बाय द कंट्री इन अ सर्टेन ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर उसे बोल सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो भी फाइनल गुड्स आएंगी. इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आती है नेशनल इनकम में. तो अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, हम आगे अभी धीरे धीरे करके आगे समझेंगे. अभी सिर्फ आप इतना समझो कि नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को लिया जाता है, वो भी फाइनल गुड्स की टोटल वैल्यू को. गुड्स एंड सर्विस की टोटल मतलब फाइनल गुड्स या सर्विसेज की टोटल वैल्यू को लिया जाता है जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, जैसे हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय आय किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत. भौगोलिक सीमा मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत, या उस देश के अंदर भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, भौगोलिक सीमा को ही अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ते हैं तो उसे आर्थिक सीमा भी कहते हैं. तो उस एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, वो भी हम कौन से वस्तुएं लेंगे और सेवाएं लेंगे, अंतिम वस्तु और सेवाओं को लेंगे, मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को नहीं लिया जाएगा. तो जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो जोड़ होगा, टोटल होगा, मतलब एक देश के अंदर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय कहलाती है. ठीक है, नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमें सबसे बेसिक जो चीज चाहिए होती है वो होती है डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, जिसे हिंदी में घरेलू आय भी कहते हैं. आपको नेशनल इनकम को निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, जिसे मैंने ऊपर भी बताया था, हम कैसे डिनोट करते हैं, NNP एट FC से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में.
तो क्योंकि अभी इसको इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, हम इसे छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम को डिराइव करने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले होनी चाहिए घरेलू आय, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय, तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो नेशनल इनकम मिल जाती है। बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर इतनी सारी टर्मिनोलॉजी होती है, वैसे तो हर फील्ड में अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, ऐसे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर नेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी भी अपने आप में एक समझने वाली चीज है, डोमेस्टिक टेरिटरी को भी आपको अलग से समझना होगा। ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू के थ्रू से समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम निकल आती है। ठीक है, आप अभी बिल्कुल परेशान मत होना, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, मैं आगे आपको समझाऊंगी, ये सब चीजों को मैं अलग से आपको समझाऊंगी एक एक करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड देन ऐड, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम नीफिया भी कहते हैं। ठीक है, जब हम डोमेस्टिक इनकम में नीफिया ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। सबसे पहले हम घरेलू आय को निकालेंगे और फिर उसमें विदेशों से ये शुद्ध साधन आय ऐड करेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के क्या है? 8 निर्धारक तत्व हैं। ठीक है, जिन्हें मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया, अभी पूरा अच्छे से नहीं लिखा, इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। 8 एग्रीगेट्स में कौन आते हैं? एक आता है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, घरेलू आय भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जिसे हम एनएनपी एट एफसी को ही हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये चीजें सारी मोस्टली सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे भी मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो 8 डिटर्मिनेंट में से जो 4 फैक्टर हैं वो मार्केट प्राइस में निकल रहे हैं और 4 फैक्टर फैक्टर कॉस्ट में निकल रहे हैं। इसी तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी लिखा हुआ है हर बीच में, जीडीपी, डी डी डी, तो ये डी जो है वो डोमेस्टिक को इंडिकेट कर रहा है, डोनोट कर रहा है, और यहाँ पे जो बीच में लिखा है एन, ये हमारे नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 एग्रीगेट्स हैं वो डोमेस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में है और 4 एग्रीगेट्स जो हैं वो नेशनल के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। इन्हीं सभी एग्रीगेट्स में हम कुछ प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं। ठीक है, कहीं पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाता है, कहीं पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। इन सब में कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम कहाँ पहुंचते हैं? नेशनल इनकम में पहुंचते हैं। तो इन एग्रीगेट्स का यही यूज है कि इन्हीं की हेल्प से हम कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 4 एग्रीगेट्स हैं, ये 4 निर्धारक तत्व हैं राष्ट्रीय आय के, वो डोमेस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में हैं, और जो नेक्स्ट 4 एग्रीगेट्स हैं वो नेशनल के कॉन्टेक्स्ट में हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है। इसी तरह नेट में और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी देती हूँ। ये जो नेशनल है वो इस एन को डिनोट करेगा। ठीक है, और जो स्टार्टिंग का जो एन होगा वो नेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जी जो है वो ग्रॉस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, डी यहाँ पे डोमेस्टिक को इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे भी डी जो है यहाँ पे हमारा
डोमेस्टिक को इंडिकेट करता है, और पी जो है यहाँ पे सब जगह आपको पी दिखेगा लास्ट में, वो प्रोडक्ट है उसका मतलब, ठीक है। फिर एमपी मतलब है मार्केट प्राइस, और एफसी मतलब है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताई है कि हम डिफरेंस समझेंगे नेट और ग्रॉस के बीच में, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी बता देती हूँ, हम आगे पढ़ेंगे शुद्ध और सकल की अवधारणा को, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम पढ़ेंगे बाजार कीमत और साधन लागत की अवधारणा को, और तीसरा हमारा आता है घरेलू और राष्ट्र। ठीक है, तो टोटल मिला के 6 जो अवधारणाएं वो आपको समझनी है। यहाँ पे अभी ये जो सारे एग्रीगेट्स हैं इनकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे हम इनमें प्लस माइनस करके नेशनल इनकम में पहुंचते हैं, मतलब कैसे हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में आते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको आज की क्लास से एक फ्रेमवर्क मिल गया होगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके जब स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे और एक एक करके जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपके ऐसे ही धीरे धीरे करके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।